हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में 10 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? आपको बताना है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा राज्य में। कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक और ओडिशा गवर्नर है गणेशी लाल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? आपसे पूछा गया है गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह समझौता असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस शहर में भारत का सबसे पुराना मेट्रो है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टालीगंज के बीच चली थी और कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैसूर महल। यूनेस्को के अनुसार मैसूर महल विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों की समान हैसियत। धर्मनिरपेक्षता इस शब्द का अर्थ होता है सभी धर्मों को समानता देना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है और यह पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है। और आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना है, दुनिया का जो सौर रूप से जो सौर ऊर्जा है उससे संचालित भारत का प्रथम जो रेलवे स्टेशन है वह गुवाहाटी है। तो आपको याद रखना है भारत का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है और गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया? पूछा गया आपसे WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1973 में। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। 1973 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? आपसे पूछा गया जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ ठाकुर। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी और संविधान सभा ने जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है तथा इसे संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड का समय लगता है और संक्षिप्त रूप से इसे प्रथम लाइनें और अंतिम लाइनों को गाया जाता है जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? पूछा गया आपसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब उपस्थित नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद शरद बोबड़े। तो आपको याद रखना है, शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है और मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर स्थित है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट महू की जानापाप पहाड़ी से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय स्थान है, तो यह किस जिले में स्थित है? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सतना में। चित्रकूट रामायण काल से एक लोकप्रिय स्थान है जो कि सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट भगवान राम के जीवन से संबंधित एक पवित्र स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित हैं? पूछा गया आपसे, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका देश से लिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो किस वंश के शासकों की राजधानी थी? आपसे पूछा गया है खजुराहो किन शासकों की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंदेल। खजुराहो चंदेल शासकों की राजधानी थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने ही करवाया था। खजुराहो मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपसे पूछा गया है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अर्थात मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुरहानपुर में। असीरगढ़ दुर्ग बुरहानपुर में स्थित है। असीरगढ़ के किले को दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोनागिरी अपने किस कारणों से लिए प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किस कारण के लिए सोनागिरी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जैन मंदिरों के लिए। सोनागिरी अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1939 में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे 1939 में विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की थी और इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? पूछा गया आपसे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनिल बैजल। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? आपसे पूछा गया है राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। यह मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड का समय लगता है और इसे संक्षिप्त रूप से इसकी प्रथम लाइनों और अंतिम लाइनों को ही गाया जाता है। और राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यहाँ से आपसे इसका लघु संस्करण को गाने के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा 20 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016, 2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017 और जेल प्रेरी एग्जाम 2018, 2020, NTPC एग्जाम 2016, 2017, 2021 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK, GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं।
और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कुक्कुट पालन का एक कवक रोग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एस्परजिलिस आर्ती। एस्परजिलिस कुक्कुट पालन में एक कवक रोग होता है। कुक्कुट पालन का संबंध मुर्गी पालन से होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इस रूपांतरित करने वाला जो एक डिवाइस है वो कौन सी है? आपको पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किस डिवाइस के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्युत जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनरेटर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करती है, तो उसका आंसर होगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपसे पूछा गया है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आइरिस के द्वारा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 4 ऑप्शन दिए आपको और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक आवर्धक लेंस होता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा एक आवर्धक लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक आवर्धक लेंस होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पशु उत्तक जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पशु उत्तक है जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक ऐसा पशु उत्तक है जो स्त्राव और अवशोषण में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म, इनमें से क्या उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसके उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीव मृत अवशेषों पर कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खाद अर्थात ह्यूम्स। जो सूक्ष्म जीव होते हैं अर्थात अपघटक होते हैं वह मृत अवशेषों को ह्यूम्स में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है पेनिसिलियम इनमें से किस समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कवक। पेनिसिलियम कवक का सदस्य होता है, या कवक सब जो समूह होता है उसका सदस्य होता है, अर्थात पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सजीवी या अजीवी नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा सजीवी या अजीवी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वृक्ष। वृक्ष सजीवी या अजीवी नहीं है। इसका अर्थ है वृक्ष जो होते हैं वह अचल होते हैं, अतः यह पूर्ण रूप से सजीव भी नहीं कहे जा सकते, परंतु यह सांस भी लेते हैं तथा भोजन बनाते हैं, इसलिए यह अजीवी भी नहीं कहे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है वृक्ष। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न अंगों में से कौन सा एक मनुष्यों में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी पुरुष के प्रजनन तंत्र का भाग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर किस लिए छिड़कते हैं? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर किस लिए छिड़कते हैं। तो यह रहा आपका चौथा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, घर्षण घटाने के लिए। बच्चे कैरम बोर्ड खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं जिससे कि घर्षण कम हो जाए, और घर्षण कम होने से स्ट्राइकर तेज गति से चलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त किस विधि के द्वारा बनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उबालने। हमें जल को सुरक्षित और रोगाणु एवं जीवाणु से मुक्त उबाल कर उसे सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी तथा दानेदार अनुभूति होती है, क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तर कोशिकाओं या दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति उनमें होती है। जब हम नाशपाती चबाते हैं तो हमें कुरकुरी या दानेदार
अनुभूति होती है क्योंकि उसमें प्रस्तर कोशिकाएं और दृढ़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। दोस्तों इस नहीं का जरूर ध्यान रखें, इससे काफ़ी गलती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जल जीवशाला एक्वेरियम। यहाँ से आपसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा गया था, तो मरुस्थल, वन तथा घास के मैदान ये तीनों ही स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, लेकिन जल जीवशाला अर्थात यह जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो यह इन सबसे अलग है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि इसमें हरितलवक तथा कशाभिका होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, युगलिना। युगलिना कार्बनिक पदार्थों वाले स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और यह स्थिर जल में पाए जाते हैं, और इनमें हरितलवक व कशाभिका भी होते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट एनिमल भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।